नमस्कार, मैं वैभव कुलश्रेष्ठ प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे थर्मोबैरिक बॉम्ब के बारे में कि थर्मोबैरिक बॉम्ब अर्थात वैक्यूम बॉम्ब क्या होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यूक्रेन रशिया वॉर में रूस ने यूक्रेन के ऊपर थर्मोबैरिक बॉम्ब अर्थात वैक्यूम बॉम्ब का भी कहीं ना कहीं यूज किया है। यूक्रेन इस बात का आरोप भी लगाता है, रशिया इस बात को खंडित करता है। तो कुल मिला के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई थर्मोबैरिक बॉम्ब होता क्या है और वैक्यूम बॉम्ब किस तरीके से वर्क करता है, इसकी जो क्षति पहुंचाने की प्रक्रिया है वो कैसे कार्य करती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाई थर्मोबैरिक बॉम्ब होते क्या हैं और फिर उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं उसको देखेंगे। जो थर्मोबैरिक बॉम्ब है इसको हम एरोसोल बॉम्ब, फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव बॉम्ब या वैक्यूम बॉम्ब भी कहते हैं। तो ये जो वैक्यूम बॉम्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जहां कहीं पे भी छोड़े जाते हैं, जहां कहीं पे भी इनसे अटैक किया जाता है, वहां के एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है, जो कि हम ब्रीथ करते हैं, उसको ये जला के राख कर देती है, जला देती है। तो वहां पर एक वैक्यूम बन जाता है और वहां पर जो लोग उपस्थित होते हैं, तो जब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगी तो लोग सांस नहीं ले पाएंगे और इसके परिणाम स्वरूप लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो यही है वैक्यूम बॉम्ब। अब ये जो वैक्यूम बॉम्ब होते हैं ये हाई वोल्टेज एक्सप्लोजन होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोड करते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन के बारे में भी यहां पे आपको बता दूं कि ऑक्सीजन ज्वलनशील नहीं होती, जलाने में सहायता करती है। ठीक है, तो जलाने में सहायता करती है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन अगर अनुपस्थित है तो अगर आप माचिस भी जला रहे हो और उस जगह अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है वो माचिस नहीं जलेगी। ऑक्सीजन जलाने में सहायता करती है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन को कैसे जलाती होगी, मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कुछ केमिकल्स जाते होंगे इस बॉम्ब से निकल के और उसके बाद वो ज्वलनशील होते होंगे। ये जलाने में सहायता कर रही है, वो जलने के लिए तत्पर है, मींस वहां पर जला के ये राख कर देगी और उसके तरीके से एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और जब ये जलता है तो उसके कारण वहां पर एक ब्लास्ट वेव भी जनरेट होती है। So the blast wave is of greater intensity and duration than conventional bomb and can vaporize humans. क्योंकि उस एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उसको जला के ये जीरो कर देगी और जब ये जलेगा तो वहां पर एक शॉक वेव जनरेट होगी, जिसको ब्लास्ट वेव कहते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंसिटी की होती है और इसकी जो ड्यूरेशन है, कन्वेंशनल बॉम्ब्स जो पारंपरिक बॉम्ब होते हैं जैसे क्लस्टर बॉम्ब्स वगैरह और भी, तो उनसे ये कहीं ज्यादा देर तक रहती है। जिसके कारण होता क्या है कि वहां पर उपस्थित जो भी जीव है, जीव जंतु, वो वेपराइज तक हो सकता है। ठीक है, उसकी राख तो छोड़िए, वो वेपराइज कर जाएगा बिल्कुल पानी की भाप की तरीके से। तो ये बहुत ही खतरनाक बॉम्ब है। द वेपन्स कैन बी फायर्ड एज रॉकेट्स फ्रॉम टैंक माउंटेड लॉन्चर्स और ड्रॉप्ड फ्रॉम एयरक्राफ्ट। जैसा आपने क्लस्टर बॉम्ब्स में देखा, जैसे कि एयरक्राफ्ट में आप यहां पर देख पा रहे हो, एयरक्राफ्ट से भी ये नीचे छोड़े जा सकते हैं और रॉकेट लॉन्चर्स के थ्रू भी इनको छोड़ा जा सकता है। द थर्मोबैरिक बॉम्ब इन्वॉल्व्स अ टू स्टेज म्यूनिशन। इसमें दो तरीके से दो चरण होते हैं, इसके दो चरणों में ये कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? द फर्स्ट स्टेज कन्वर्ट्स कार्बन बेस्ड फ्यूल इनटू माइन्यूट मेटल पार्टिकुलेट्स व्हिच आर डिस्चार्ज एज एन एरोसोल। जो इसके अंदर कार्बन बेस्ड फ्यूल है उसको ये छोटे छोटे मेटल पार्टिकुलेट्स, छोटे छोटे कणों में बिखेर देगा चारों तरफ एरोसोल की तरीके से। फिर उसके बाद सेकेंड चरण आता है, सेकेंड पार्ट है, डेटोनेट्स द एरोसोल कन्वर्टिंग इट इनटू अ ह्यूज फायरबॉल एंड साइमल्टेनियसली क्रिएटिंग एन इंपैक्टफुल शॉक वेव। मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। ऑक्सीजन ज्वलनशील नहीं है, ज्वलनशील कोई और पदार्थ है। तो ये जो एयरोसोल निकल के चारों तरफ बिखरे हैं ना एटमॉस्फेयर में, यही ज्वलनशील है। जलाने में सहायता करेगी ऑक्सीजन। और अब जब ये जलेंगे तो ये दूसरा चरण होगा। पहले चरण में एरोसोल का बिखराव, दूसरे चरण में उनका जलना। ठीक है, तब जाकर एक शॉक वेव जनरेट होती है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि पहले यहां पर वैक्यूम बम कैन ड्रॉप फ्रॉम प्लेन्स और फायर्ड फ्रॉम लॉन्चर्स। दूसरी स्टेज में फर्स्ट एक्सप्लोजन रिलीज हाईली वोलेटाइल केमिकल्स। हाईली वोलेटाइल केमिकल्स एक एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट हो गए हैं, लोग कहीं छुपे हुए भी हैं तो भी सेकेंड एक्सप्लोजन होगा। और सेकेंड एक्सप्लोजन में आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जहां कहीं ये एरोसोल फैला है
वो जल जाएगा, और जब ये जलेगा तो उसके कारण वेव्स जनरेट होंगी, जिससे ये लोग जब इनके ऊपर वो वेव लगेंगी और इसके साथ साथ हीट होगा तो ये लोग मर जाएंगे और इनकी वेपराइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का ये वैक्यूम बॉम्ब होता है, वैक्यूम बॉम्ब काम करता है। अब यहां पर ये जो आप देख पा रहे हो, ये वैक्यूम बॉम्ब है, वैक्यूम बॉम्ब का अटैक किया जा रहा है। तो अब ये जो वैक्यूम बॉम्ब है, इसके अर्लियर स्टांसेस ऑफ यूजेस अगर हम देखें, मींस ये हिस्ट्री में कहां से हमें दिखाई देते हैं, कहां इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया, तो ये वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी के द्वारा इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। क्रूड वर्जन ऑफ थर्मोबैरिक वेपन्स वर डेवलप्ड बाय जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर टू। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के द्वारा इनका प्रयोग सबसे पहले किया गया था। एंड वेस्टर्न स्टेट्स एज वेल एज सोवियत यूनियन, जिसको अब रशिया के नाम से जानते हैं, ये भी 1960 से लेके अब तक इनके पास थर्मोबैरिक बॉम्ब्स हैं। तो थर्मोबैरिक वेपन्स की ये हिस्ट्री है। तो अभी आपने जो पहली स्लाइड में देखा था कि हवाई जहाज से उसको ड्रॉप किया जा रहा था, दूसरे आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये हैं रॉकेट लॉन्चर्स। इनके अंदर ये यहां पर ये कैरी करते हैं, हर एक में आपको एक एक मिसाइल जैसा रॉकेट दिखेगा, और ये थर्मोबैरिक वेपन्स है। द लॉन्च व्हीकल कैरीज अ रैक ऑफ अप टू 24 थर्मोबैरिक बॉम्ब्स। ये पूरी एक रैक है जिसमें 24 थर्मोबैरिक बॉम्ब आ सकते हैं, और इसको लगातार फायर किया जाता है, और ये जहां कहीं जाएगा वहां पे आप देख सकते हैं कि ये वहां पर अटैक करेगा। पहले एरोसोल बिखरेंगे और उसके बाद वो उसके एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को जला के राख कर देंगे, और कुल मिला के वहां पे तबाही एक बड़े लेवल के पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये थर्मोबैरिक वेपन्स काम करता है। इस स्लाइड में भी मैंने आपको दिखाया है कि इसको यहां से फायर किया गया है, जहां कहीं ये पहुंचा है वहां पे जो एरोसोल्स हैं उनको बिखेरा गया है। और अब यहां पर थर्ड जो स्टेप है, वहां पर क्या होगा, ये आग लग जाएगी, मींस उधर की ऑक्सीजन पूरी जला दी जाएगी, शॉक वेव्स जनरेट होंगी, और उसके बाद वैक्यूम बन जाएगा, और इस तरीके से एक शॉक वेव, यहां पर ब्लास्ट वेव जो से कहते हैं, वो जनरेट होगी, जिससे लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरीके से ये थर्मोबैरिक बॉम्ब कार्य करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब ये इतने बड़े लेवल पे तबाही फैलाता है, तो इनका प्रयोग करना क्या सही है? मानवता के आधार पर क्या इनको प्रयोग करना सही रहेगा? तो मानवता देखी जाए तो भाई युद्ध में मानवता तो रहती ही नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ, चाहे वो एक पक्ष हो दूसरा पक्ष हो, दोनों ही तरफ जो सैनिक हैं वो मर रहे होते हैं, लोगों के परिवार उजड़ रहे होते हैं। लेकिन फिर भी जो सिपाही हैं, उनकी जो मृत्यु होती है, जब वो शहीद होते हैं, तो उसके वो रिस्पेक्ट दी जाती है। उनकी जो डेड बॉडी है उसको भी रिस्पेक्ट दी जाती है, उसको विक्षति नहीं की जाती, अर्थात उनके इधर उधर टुकड़े नहीं कर दिए जाते। तो ऐसे वेपन्स जो डेड बॉडीज को बहुत ही ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं, उनको भी मानवता के आधार पर इलीगल करार दिया जाता है। तो इज इट लीगल टू यूज दीज वेपन्स, प्रश्न है। और उसके बारे में क्या बताया है, वैक्यूम बॉम्ब्स आर नॉट प्रोहिबिटेड बाय एनी इंटरनेशनल लॉ और एग्रीमेंट। वैक्यूम बॉम्ब्स को प्रोहिबिट नहीं किया गया है किसी भी अंतरराष्ट्रीय नियम और एग्रीमेंट के आधार पर, लेकिन देयर यूज अगेंस्ट सिविलियन पॉपुलेशन इन बिल्ट अप एरियाज, schools, hospitals could attract action under the Hague Convention of 1899 and 1907। वैक्यूम बॉम्ब्स को वैसे तो इंटरनेशनल लॉ और एग्रीमेंट के तहत लीगल या प्रोहिबिट नहीं किया गया है, इसको लीगल माना गया है, लेकिन अगर इसका प्रयोग किसी सिविलियन जनसंख्या, जहां सिविलियन जनता रहती है, आम नागरिक रहते हैं, उसके ऊपर किया जाता है, तो ये इलीगल है। हेग कन्वेंशन जो कि 1899 और 1907 में जो नियम बनाए गए, उसके आधार पर फिर कार्यवाही की जा सकती है। अर्थात इन थर्मोबैरिक बॉम्ब्स या वैक्यूम बॉम्ब्स का प्रयोग स्कूल या आम जनता के ऊपर नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ हेग कन्वेंशन में बताया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी कहती है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ इनहेरेंटली इनडिस्क्रिमिनेट वेपन्स सच एज क्लस्टर म्यूनिशन। जो क्लस्टर म्यूनिशन वाली आपने पहले वीडियो देखी है, उसी के बारे में एमनेस्टी इंटरनेशनल कहता है कि जो ऐसे अमानवीय हथियार हैं, इनको हम बैन करते हैं, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इलीगल है। लॉन्चिंग indiscriminate attacks that kill or injure civilians constitute a war crime। तो रशिया के ऊपर ये आरोप लगाया यूक्रेन ने,
तो यूक्रेन के इस आधार पर क्या किया गया, रशिया के ऊपर एक वॉर क्राइम लगा दिया गया है कि युद्ध आपके ऊपर युद्ध का अपराध है। युद्ध अपराध क्या है, आपको सैनिकों को मारना है, क्योंकि सैनिक सैनिक लड़ रहे हैं, आम जनता को नहीं मारना है। जबकि इस वेपन से आम जनता प्रभावित हुई है, आम जनता में से कई लोग मौत के घाट उतरे हैं, कई लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, अब प्रेजेंट स्टेटस की बात करते हैं कि भाई प्रेजेंट स्टेटस क्या है, इसका वर्तमान स्थिति क्या है। सो एफर्ट टू बैन दीज वेपन्स हैव नॉट येट प्रोड्यूस्ड अ क्लियर प्रोहिबिशन। जैसा कि आप जानते हैं, इसको प्रोहिबिट नहीं किया गया है। युद्ध में इसका प्रयोग कर सकते हैं बशर्ते इसको आम नागरिकों के ऊपर या बच्चों के ऊपर प्रयोग ना किया जाए। 1980 की कन्वेंशन है ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स, जिसे कहते हैं इनह्यूमन वेपन कन्वेंशन। अमानवीय जो पारंपरिक हथियार हैं जो मानवता को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं, उनके लिए यहां पर एक सम्मेलन किया गया। Incendiary weapons, but states have managed to avoid an explicit ban on thermobaric bomb. कुल मिला के इस पे कोई प्रोहिबिशन नहीं किया गया है। एंड इन एडिशन टू द इम्पैक्ट ऑन सिविलियंस, thermobaric bomb would cause superfluous injury and unnecessary suffering। यानी कि इससे बहुत ज्यादा इंजरी होती है, बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। ठीक है, इस आधार पर यानी कि वही बात कि भाई आम नागरिक प्रभावित नहीं होने चाहिए, इस बारे में यहां पर भी बताया गया। ठीक है, तो ये वर्तमान स्थिति है। और इसके बाद यहां पर एक कोटेशन के साथ मैं इसको अंत करना चाहूंगा, और एक कोटेशन है अलेक्जेंडर ब्रेकिन का कि ऑल आई हेयर आर सैटन्स हैमर्स एंड द वॉर ड्रम्स ऑफ द हेल। थैंक यू। एक युद्ध में क्या होता है, आप क्या सुनते हैं कि जो एक शैतान है उसका हैमर यानी कि उसका हथौड़ा, और इसके साथ साथ जो वॉर ड्रम है वो नरक के समान प्रतीत होते हैं, क्योंकि वहां पर मानवता की हानि हो रही है, मानवता की मृत्यु हो रही होती है। इसी के साथ थैंक यू एंड कीप वॉचिंग प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। थैंक यू।